जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को फंसा दिया है, वो भी ऐसे वक्त जब अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद 2029 के आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत अब शायद उसके लिए बड़ी हार की पटकथा में बदल चुकी है, क्योंकि बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल से एक बार फिर इंडिया गठबंधन के मजबूत और एकजुट होने का रास्ता तैयार हो चुका है। पिछली बार यानी 2024 के चुनाव से पहले 2023 में बिहार में 16 विपक्षी दल एक साथ बैठे थे, पटना में, आपको याद होगा, और फिर मोर्चे को मजबूत करने का ऐसा सिलसिला कायम हुआ कि 2024 तक इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया, बीजेपी को महज 240 सीटों पर समेट दिया। अब फिर से विपक्ष एक साथ हो चुका है। खासकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में दिन दहाड़े जो हमला हुआ, उसके बाद उसने विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का एक बड़ा कारण दे दिया है। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले टीएमसी और कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। आपको बता दूं कि शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में उस वक्त हमला हुआ जब वो चुनाव बाद हिंसा का शिकार लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस घटना पर विपक्ष के सारे दलों ने टीएमसी के साथ एकजुटता दिखाई है। वहीं राहुल गांधी ने तो बाकायदा ममता बनर्जी से बात करके कहा कि वो अभिषेक का इलाज हैदराबाद या किसी और जगह पर करवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये बात खुद ममता बनर्जी ने मीडिया को बताई है, जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग and I have seen Akhilesh Yadav, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have said. राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक सुर में बीजेपी की निंदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 2024 से 2026 तक इंडिया गठबंधन के दल आमतौर पर एकजुट ही रहे और संसद में भी कई मुद्दों पर उन्होंने मिलकर मोदी सरकार को झुकाया। विधानसभा चुनावों में थोड़ी बहुत दूरी इंडिया के घटक दलों में नजर आई तो बीजेपी और मीडिया दोनों ने इसे इंडिया गठबंधन का टूटना ही बताया, लेकिन यह उनकी खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं था। बंगाल और बिहार जैसे राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी ने जिस तरह का नफरती माहौल विपक्ष के लिए बना दिया है, उसके बाद विपक्ष का यह दावा और सच साबित हो रहा है कि बीजेपी से लोकतंत्र और संविधान दोनों को खतरा है। एसआईआर पर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें भी विपक्ष अब और सावधान हो गया है। इंडिया गठबंधन यह जानता है कि उसकी मजबूती से ही बीजेपी को हराया जा सकता है। इसीलिए चुनाव के वक्त ही ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया था और अब भी वो कह रही हैं कि उनका ध्यान अब विपक्ष को मजबूती से बांधने पर रहेगा ताकि दिल्ली से बीजेपी को हटाया जा सके। ममता बनर्जी का यह ऐलान अब और ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, और बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल मोदी और शाह को यह भ्रम था कि बंगाल में हार के बाद विपक्ष की हिम्मत टूट जाएगी और वो बीजेपी के खिलाफ दम के साथ खड़े नहीं हो पाएगा, लेकिन लोकतंत्र को हल्के में लेने की यह आदत अब मोदी और शाह को तो झटका देगी ही, बीजेपी को भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि विपक्ष जिस बात की आशंका कई वर्षों से जता रहा था, उसे अब जनता सच होते देख रही है। विपक्ष के नेताओं को दुश्मन मानकर उनके साथ हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन उससे पहले विरोधी विचार वालों को दुश्मन बनाने की जो शुरुआत की गई थी, तभी से विपक्ष जनता को आगाह कर रहा था कि बीजेपी बिल्कुल भी लोकतांत्रिक मिजाज के साथ शासन नहीं चलाना चाहती है। मोदी और शाह का सिद्धांत यही दिख रहा है कि या तो आप उनके साथ हैं या फिर उनके दुश्मन हैं। इसीलिए सरकार पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को देश विरोधी ठहराया जाता है, फिर चाहे वो विपक्षी दल का नेता हो, कोई पत्रकार हो, कोई कलाकार हो, या सामाजिक कार्यकर्ता हो, या नाबालिग छात्र ही क्यों ना हो। जी हां, अभी नीट पेपर लीक के बाद सीबीएसई मार्किंग घोटाला हुआ है और फिर सीयूईटी
जी हाँ, CUET पेपर, ये जो एग्जाम होता है उसके पेपर में गड़बड़ी आई और जब छात्रों ने इन पर सवाल उठाए तो उन्हें पाकिस्तानी देशद्रोही कहा गया। यही बीजेपी का तरीका है, यही मोदी और शाह के राज का हासिल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब मोदी ने ही बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है, और समझेंगे कि क्या 2029 के चुनाव से पहले विपक्ष को नए सिरे से मजबूत होने का मौका मोदी और शाह ने दे दिया है। पिछले हफ्ते कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक हालात हैं वो जनता में असंतोष का कारण बनेंगे, लोगों में भारी नाराजगी होगी, मोदी सरकार को गिराने में इसकी अहम भूमिका होगी। राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी में ऐसा हड़कंप मचा था कि समूची बीजेपी राहुल गांधी को अराजक करार देने लगी, उन पर देश में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाने लगी। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी इस बयान को सही बताया और कहा कि अगले साल जब यूपी में बीजेपी हारेगी तो दिल्ली से भी चली जाएगी। कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। अभी राहुल और अखिलेश के दावों से बीजेपी में खलबली थी ही कि ममता बनर्जी ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल का जो हाल बीजेपी ने किया है उसमें जनता को भी यही दिख रहा है कि विपक्ष ने जो भी आशंका जताई थी वो सही साबित हुई है। तो अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटना ने बीजेपी के सुशासन और पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने की पूरी पोल खोलकर रख दी है। आपको याद होगा कि चुनाव जीतते ही पश्चिम बंगाल में जगह जगह टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाने, तोड़फोड़ करने और कार्यकर्ताओं को मारने पीटने की घटनाएं हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो गुंडागर्दी के लिए पूरी छूट मिल चुकी है और पुलिस प्रशासन को हाथ बांधकर सब कुछ चुपचाप देखते रहने का आदेश दे दिया गया है। तब तो जीत का जश्न मनाते हुए नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि बंगाल में बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति होगी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि खुलकर वहां बदला लेने की छूट दे दी गई है। वरना क्या कारण था कि सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर इस तरह भीड़ हमला करती? शत्रुघ्न सिन्हा ने तो मोदी को उनका वादा याद दिलाया है और लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए, आपके सामने रख रहा हूं। लिखा है कि यह बेहद शर्मनाक, भयावह और चौंकाने वाला है कि टीएमसी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक, टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर सार्वजनिक रूप से बेरहमी से हमला किया गया, खासकर उनकी सुरक्षा हटाए जाने के बाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने वादा किया था कि बदला नहीं बदलाव लाओ, जय बांग्ला, जय हिंद। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल सही याद दिलाया है कि मोदी ने क्या कहा था और हो क्या रहा है। लेकिन यह पहली बार तो नहीं है जब मोदी ने वादा खिलाफी की हो। बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, हर वर्ग के साथ मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे और अब सबसे आसानी से पल्ला झाड़ लिया। बंगाल में बीजेपी के जीतने का एक ही मकसद दिखाई दे रहा है कि वहां से हिंदू मुसलमान की जमीन को मजबूत करें। एसआईआर के जरिए लाखों वोटर्स के नाम काटने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी संख्या में नाम काटना और घुसपैठियों के नाम पर ढेर सारे लोगों को बाहर चले जाने का फरमान इसका सबूत है। बीजेपी का मकसद साफ है कि 2029 के चुनाव की जमीन बंगाल से तैयार की जाए और अगले साल यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में इसे और विस्तार दिया जाए। अब बीजेपी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, कानून व्यवस्था, मजबूत आर्थिक स्थिति, इन सब के दावे कर तो वोट मांग नहीं सकती, क्योंकि इन पर कुछ भी दावे करेगी तो जनता फौरन उसे खारिज कर देगी। इसीलिए बीजेपी को घूम फिर कर हिंदू मुसलमान पर ही आना पड़ता है। तो पिछले आम चुनाव में राम मंदिर बनाने का कार्ड बीजेपी ने चला तो अब वो घुसपैठियों को बाहर करने का कार्ड चल सकती है। एसआईआर की तो सारी जमीन ही घुसपैठियों के नाम पर तैयार की गई है, लेकिन झूठे वादों और नफरती एजेंडे की अति ही अब बीजेपी पर भारी पड़ गई है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ। राज्य के मुख्य विपक्षी दल के 2-2 सांसदों पर सरेराह हमले को बीजेपी जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। उसके नेता पहले तो इन घटनाओं की निंदा कर रहे हैं, फिर तर्क दे रहे हैं कि यह जनता की टीएमसी से नाराजगी है। अब सवाल यह है कि अगर जनता टीएमसी से नाराज है तब भी क्या किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत होनी चाहिए?
बीजेपी सरकार में मंत्री हैं दिलीप घोष, और दिलीप घोष ने तो यहां तक कह दिया है कि अभिषेक बनर्जी को हीरो बनने की क्या जरूरत थी, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए था। आइए जरा सुन लीजिए, सुनिए कि कैसे भीड़ की हिंसा को बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप घोष सही ठहरा रहे हैं। सुनिए जरा। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको देख के समझ जाना चाहिए काहे रिस्क ले रहे हैं। हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। दिलीप घोष के इस बयान को सुनकर साफ समझ आता है कि वो भीड़ के इस तरह गुस्सा निकालने को सही बता रहे हैं और उल्टा अभिषेक बनर्जी पर ही सवाल कर रहे हैं कि वो घर से बाहर क्यों निकले। यानी बीजेपी नेता मान रहे हैं कि बीजेपी शासन में घर से निकलना सुरक्षित नहीं है, खासकर विपक्ष के नेताओं और आम जनता के लिए। और जहां तक हीरो बनने की बात है, तो मोदी को भी पिछले पंजाब चुनाव में हीरो बनने का मौका मिला था, जब थोड़े से किसान उनके काफिले के रास्ते में थे और अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे। तब तो मोदी उनका सामना करने की जगह वापस लौट गए, अपनी रैली कैंसिल कर दी और पुलिस से कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट गया। देश ने पहली बार किसी पीएम को ऐसे जनता से बचकर लौटते देखा था। मोदी चाहते तो किसानों से मिलते, उनकी नाराजगी को सुनते और हीरो बन जाते, लेकिन मोदी न खुद हीरो बने, न चाहते हैं कि दूसरा कोई इस तरह की हिम्मत दिखाए। ऐसा डर तो वाजपेयी और आडवाणी के जमाने की बीजेपी ने नहीं देखा था, लेकिन अब उस दौर की बीजेपी को मोदी और शाह ने खत्म कर दिया है। 2014 के बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक के बाद एक चुनाव जिताया, तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के पुराने सारे दिग्गज किनारे हो गए। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता तो पहले ही हाशिए पर धकेले जा चुके हैं। नितिन गडकरी, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा महाजन समेत कई बड़े नेताओं को या तो हाशिए पर रखा गया है या कमजोर करने की कोशिशें हुई हैं। जगदीप धनखड़ का क्या हश्र हुआ सबने देखा है। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए मोदी के साथ अपनापन दिखाने वाली किताब लिखनी पड़ रही है। और इस समय मोदी और शाह बीजेपी में ऐसी स्थिति यानी ऐसे हालात बना चुके हैं कि उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर मंत्रिमंडल के सारे लोगों का हाल ऐसा है कि एक पॉइंट पर सबकी बेचारगी सामने आ जाती है। जिस तरह सारे लोग बैठकर मन की बात सुनते हुए वीडियो बनवाते हैं, वो इसी बेचारगी का सबूत है। बहरहाल इस मजबूत स्थिति में आकर अब मोदी और शाह की ये जोड़ी बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। लोकतंत्र और संविधान को चुनौती देने वाले उनके फैसले देश पर कितने भारी पड़ रहे हैं, इसे जनता अब खुद भुगत रही है। बेतहाशा महंगाई बढ़ाने से लेकर परीक्षाओं में धांधली की खबरें थम नहीं रही हैं। नौजवान अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है और पुरानी पीढ़ी आज के हाल देखकर घबराई हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई मारपीट ने यह साबित कर दिया है कि कानून का राज पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन में ही लोगों को नई उम्मीद दिख रही है। इनका एकजुट होकर सामने आना अब अगले चुनाव की नई इबारत लिख चुका है। खैर, शायर कृष्ण बिहारी नूर ने ठीक ही फरमाया है कि गवाह चाह रहे थे वो बेगुनाही का, गवाह चाह रहे थे वो बेगुनाही का, ज़बां से कह न सका कुछ खुदा गवाह के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।